नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। आज के इस सेशन में हम राजस्थान के वन्य जीवों के बारे में है वो डिस्कस करेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ राजस्थान। राजस्थान में वनों से संबंधित हमने है वो प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया। राजस्थान में वनों की क्या स्थिति है, वो चीज़ देखी। और आपके सिलेबस की अगर बात करें तो वन और वन्य जीव संरक्षण है वो सिलेबस में मेंशन्ड है। तो वनों के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम वन्य जीवों के बारे में डिस्कस करेंगे। उन वन्य जीवों का किस प्रकार से संरक्षण किया जाता है और संरक्षण के अंतर्गत जो राजस्थान में नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है और भी आपके कंजर्वेशन रिजर्व है, बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के संरक्षित क्षेत्र हैं। तो उनसे संबंधित अक्सर फैक्चुअली सवाल पूछे जाते हैं, तो उन चीज़ों पर हम नवीनतम डेटा के अनुसार, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वन्यजीव संरक्षण की अगर बात करें, तो वन्यजीव संरक्षण कितने प्रकार से होता है, इसके कौन-कौन से टाइप्स हैं, किस प्रकार से वन्यजीवों का संरक्षण है वो किया जाता है। तो बेसिकली वन्यजीवों का संरक्षण 2 प्रकारों से है वो किया जाता है। एक स्वस्थानीय संरक्षण जिसको इन सीटू के नाम से जाना जाता है और एक है बाह्य स्थानीय संरक्षण जिसको एक्स सीटू के नाम से जाना जाता है। और कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन-सा स्वस्थानीय संरक्षण से संबंधित है, कौन-सा बाह्य स्थानीय संरक्षण से संबंधित है। तो वन्य जीवों का जो प्रोटेक्शन किया जाता है, वो ये 2 प्रकार हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसमें स्वस्थानीय संरक्षण क्या है और बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है? तो स्वस्थानीय, स्व यानी कि खुद का स्थान, यानी कि वन्य जीव प्राकृतिक रूप से, परंपरागत रूप से जहाँ उनका निवास स्थल है, जहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं वो है वो रहते हुए आ रहे हैं और वहीं उनके आवास स्थल पर ही उनका संरक्षण किया जाए। किसी मानवीय गतिविधियों के माध्यम से यानी कि पहले जो राजा महाराजाओं के काल में शिकार की जो गतिविधियां हैं वो बहुत होती थी। जो जंगल में हिरण है, बाघ है, इस प्रकार के वन्य जो प्राणी हैं, उनका लोग है वो शिकार कर दिया करते थे। राजा महाराजा भी शिकार के बहुत शौकीन हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद में धीरे-धीरे पूरा देश है वो स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ों का भी पीछा छूटा और मुगलों का भी और राजा महाराजाओं का भी पीछा छूटने के बाद में एक स्वतंत्र राष्ट्र में हमारा जो पूरे देश के साथ में स्टेट भी स्वतंत्र हो गए। तो उन राज्यों के द्वारा और पूरे देश में एक वन्यजीव संरक्षण एक्ट है वो लाया गया 1972 में। और इस वन्यजीव संरक्षण एक्ट में ये महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए कि जो वन्यजीव है, वन्य जो प्राणी हैं, उनको भी एक स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। और इसी के माध्यम से अगर उनका किसी भी प्रकार से उनके जो स्वतंत्र रूप से जो अपनी ज़िंदगी जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें अगर किसी ने कोई दखल-अंदाज़ी की, उनका शिकार इत्यादि किया, तो वो कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है वो घोषित किया गया। तो अगर बात करें कि स्वस्थानीय संरक्षण की हम चर्चा कर रहे थे, तो स्वस्थानीय संरक्षण होता क्या है? तो स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत मेनली ये जो राजस्थान में और भारत में अलग-अलग जो आपके नेशनल पार्क्स जो बने हुए होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बने हुए होते हैं। इसके अलावा बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभयारण्य है, टाइगर जो कंजर्वेशन रिजर्व है, टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षित जो क्षेत्र हैं। इसके अलावा और भी आपके आखेट निश्चित क्षेत्र है, कंजर्वेशन रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, जैवमंडल जो निश्चय है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण आपके अलग-अलग प्रकार के वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए अलग-अलग प्रकार की है वो अलग-अलग वन्य जीवों, अलग-अलग प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के जो प्रयास किए जाते हैं, उन्हीं के आवास स्थल में ही तो उनको कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक है? तो ये जो नेशनल पार्क इत्यादि जो बनाए जाते हैं, इसके अलावा टाइगर रिज़र्व बनाए जाते हैं, ये बेसिकली कोई दूसरी जगह अन्यत्र नहीं बनाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से, परंपरागत रूप से जहाँ जैसे कि कोई भी वन्यजीव अभयारण्य हो गया, तो वन्यजीव अभयारण्य उसी क्षेत्र को घोषित किया गया है, जहाँ पर परंपरागत रूप से राजा महाराजाओं के काल से ही वो एक पूरा वन्य प्राणियों का एक शरण स्थली के रूप में है वो बसा हुआ था।
राजस्थान के अगर टाइगर रिज़र्व की बात करें तो राजस्थान में टाइगर रिज़र्व पश्चिमी राजस्थान में नहीं बनाए हैं, क्योंकि पश्चिम राजस्थान में टाइगर है ही नहीं। तो ज़्यादातर राजस्थान के जो टाइगर रिज़र्व है वो पूर्वी राजस्थान के जो चंबल आपका अभयारण्य है, इस चंबल अभयारण्य के आसपास में, चंबल के बीहड़ों के आसपास में ज़्यादातर जो टाइगर इत्यादि, शेर इत्यादि जो रहा करते हैं, तो वहाँ पर उनका संरक्षण धीरे-धीरे, उनकी जो प्रजातियाँ हैं वो लुप्त होती जा रही है। तो ऐसे इलाकों को भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने एक टाइगर रिज़र्व के रूप में एक संरक्षित क्षेत्र है वो उनके लिए बना दिया है। यानी कि उसी के आवास स्थल में उनको कोई बाहरी गतिविधियों के माध्यम से, मानवीय हस्तक्षेप के माध्यम से उनको कोई नुकसान ना हो, तो ऐसी उन्हीं के आपके परंपरागत आवास में उनका संरक्षण जहाँ किया जाता है, उसको स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। तो स्वस्थानीय संरक्षण में क्या-क्या आते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि जितने भी जो आपके नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर प्रोजेक्ट है, इसके अलावा रामसर साइट है, रामसर आर्द्र भूमि है, राजस्थान में केवल 2 रामसर आर्द्र भूमि है, कंज़र्वेशन रिज़र्व है, आखेट निश्चित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिज़र्व है, जीवमंडल है, तो ये सारे के सारे स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत है वो आते हैं। तो इसमें हम इन सारी चीज़ों के डिस्कस करेंगे। परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं राजस्थान में जैसे नेशनल पार्क कितने हैं, पर्टिकुलर नेशनल पार्क की कब स्थापना हुई, उनकी क्या विशेषताएँ हैं, उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। जो वन्यजीव अभयारण्य है, कौन-सा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ सिचुएटेड है, कौन से उनमें विशेष रूप से जो वन्यजीव पाए जाते हैं, किसके लिए वो ज़्यादा प्रसिद्ध है, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा टाइगर परियोजना है, राजस्थान में कब से शुरू हुई, राजस्थान में कहाँ-कहाँ टाइगर रिज़र्व है, तो इस प्रकार से इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो स्वस्थानीय जो संरक्षण है, इनसे संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण जो आवास स्थल है, जिनको अलग-अलग नामों से जाना जाता है, उनकी कुछ विशेषताएँ अलग हैं, तो उन तमाम चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी कि एक्स-सी2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर है वो संरक्षित किया जाता है। यानी कि जहाँ पर परंपरागत रूप से आपके कोई भी वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव इत्यादि है, वो नहीं रह रहे हैं, तो उनको कहीं उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है और वहाँ पर उनका है वो संरक्षण, कंज़र्वेशन इत्यादि है वो किया जाता है। ठीक है? तो इसमें क्या शामिल है, एक तो आपका जंतुआलय है, ठीक है? चिड़ियाघर इत्यादि होते हैं, तो वहाँ पर चिड़ियाघर में जो पक्षी इत्यादि है, वो आपका परंपरागत रूप से उस चिड़ियाघर में नहीं रहते हैं, बाहर से लाए जाते हैं और फिर वहाँ है वो उनको संरक्षित किया जाता है, वहाँ रखा जाता है। ठीक है? तो ये एक बाह्य स्थानीय संरक्षण हो गया। आप कहेंगे कि ज़ू जो होता है उसमें तो अंदर डाला जाता है, बाहर तो नहीं रहते हैं। बाहर नहीं रहते हैं, उनको एक संरक्षित है वो किया जाता है, ठीक है? लेकिन उनको बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी कि उनके परंपरागत स्थान से है वो कहीं अन्यत्र दूसरी जगह उनका है वो संरक्षण किया जाता है। इसीलिए उसको एक्स-सी2 के नाम से है वो जाना जाता है। इसके अलावा जो मृगवन है, मृग उद्यान है, ठीक है? पशु जीन बैंक और एक्वेरियम, एक्वेरियम जहाँ पर मछलियों का इत्यादि है वो घरेलू पालन किया जाता है और जीन बैंक है, तो अलग-अलग प्रकार की जो वनस्पति हैं, अलग-अलग प्रकार के जो पशु इत्यादि है, जीव-जंतु हैं, तो उनके जो आपके जीन हैं, उनको क्या है एक जीन बैंक में है वो स्टोर किया जाता है ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाले समय में अगर वो जो पर्टिकुलर जो आपका जीव है या फिर कोई भी वनस्पति इत्यादि है, वो अगर लुप्त भी हो जाए, तो उनके जीन अगर जीन बैंक में सुरक्षित रखे जाते हैं, तो वो आगे इन फ्यूचर उन्हीं जीन के माध्यम से उसी प्रकार की प्रजाति के और जीव-जंतु और पेड़-पौधों को है वो हम वापस विकसित है वो कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी है, वो बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत है वो आती हैं। तो मेनली ये जो है वन्यजीव संरक्षण के प्रकार है कौन-कौन से हैं, वो आप लोगों को ध्यान में हो रखना है। अब हम जो आपके इन सीटू यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण है, उस स्वस्थानीय संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है आपका संरक्षण स्थल है, वो आपका कौन-सा है? नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो इन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम वो चर्चा करेंगे। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें, तो एट प्रेज़ेंट राजस्थान में 3 नेशनल पार्क हैं। कितने हैं? 3 नेशनल पार्क हैं। कौन-कौन से?
रण केवल मुकुंद्रा, ये ध्यान में रखना है, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंद्रा हिल्स। अब इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ स्थित है, कौन-कौन से जिले में है, इनकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, इस प्रकार के जो सवाल है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो पर्टिकुलर इसका क्षेत्रफल इत्यादि क्या है वो भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो इन चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। तो एक आपका कौन-सा है, रणथंभौर है। तो रणथंभौर आप सभी को पता होगा कहाँ पर है, तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, ठीक है? रणथंभौर नेशनल पार्क। दूसरा कौन-सा है? दूसरा है केवलादेव। केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव की अगर बात करें, केवलादेव कहाँ है? तो ये आपका भरतपुर में है, ठीक है? केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर। और एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तीसरा जो नेशनल पार्क है, जो राजस्थान का सबसे लेटेस्ट, सबसे नवीन नेशनल पार्क है, 9 जनवरी 2012 को इस नेशनल पार्क की है, वो आपकी स्थापना की गई, यानी कि इसको नेशनल पार्क का दर्जा है वो दिया गया। ये कहाँ पर है? तो ये आपका कोटा में, और एक और ज़िला इसमें अटैच है वो है आपका चित्तौड़गढ़, ठीक है? तो इसका नाम क्या है? मुकुंद्रा हिल्स। हमने भौतिक प्रदेशों में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ इत्यादि है वो पढ़ी थी, तो वहीं मुकुंद्रा के हिल्स में आपका कौन-सा नेशनल पार्क है? मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क है, जो आपका कोटा में है, ठीक है? तो इन्हीं 3 नेशनल पार्क के बारे में हमने डिस्कस करना है। रणथंभौर की बात करें, तो ये राजस्थान का पहला नेशनल पार्क है। और ये कौन-सा है? केवलादेव, ये राजस्थान का दूसरा नेशनल पार्क है। और मुकुंद्रा हिल्स की बात करें तो ये राजस्थान का तीसरा और सबसे नवीन नेशनल पार्क है। तो 3 बातें तो आपको ये ध्यान में रखनी है। अब ये पहला है तो पहले की स्थापना कब हुई? दूसरा है तो इसकी स्थापना कब हुई? ये भी आपसे पूछा जाता है। तो स्थापना पहले वाले की सबसे ज़्यादा बार है वो मोस्टली पूछी जाती है। तो पहला जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1980 को। दूसरे वाले की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1981 को। और ये जो है इसकी स्थापना हुई आपकी 12 जनवरी, सॉरी 9 जनवरी 2012। 9 जनवरी 2012, ठीक है? इसके अलावा भी आपसे इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता इत्यादि वो पूछी जाती हैं, और भी काफ़ी जो चीज़ें हैं वो हम आगे स्लाइड में है वो डिस्कस करेंगे, एक-एक अलग-अलग पर्टिकुलर करेंगे। तो सबसे पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, दूसरा केवलादेव घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, कहाँ पर है? भरतपुर में। तीसरा मुकुंद्रा हिल्स है, ये कोटा और चित्तौड़गढ़ में है, जो सबसे नवीनतम है, 9 जनवरी 2012 को इसकी स्थापना हुई। तो आगे हम इनको एक-एक करके डिटेल में हम देखते हैं कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी क्या विशेषता है, इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया, इसके अलावा भी इनको टाइगर रिज़र्व के रूप में भी अधिसूचित किया गया है, तो वो सारी चीज़ें हम है वो देखेंगे। तो अगर बात करें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो ये जो ज़िला दिया हुआ है, ये कौन-सा है? सवाई माधोपुर। कौन से ज़िले में है आपसे पूछा जाए तो सवाई माधोपुर में है। और ये चीज़ तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान ही होगी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में इसकी अवस्थिति है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बाघों का घर कहा जाता है। बाघों का घर, ठीक है? वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा कब मिला? तो इसको 1955 में, 1955 में राजस्थान का पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पहला वन्यजीव अभयारण्य है कौन सा? रणथंभौर। और राजस्थान का पहला नेशनल पार्क भी यही है। राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी यही है।
राजस्थान का पहला बाघ परियोजना टाइगर रिजर्व भी यही है। राजस्थान की पहली बात करें तो टाइगर प्रोजेक्ट भी यही है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो राजस्थान का एकीकरण जो संपन्न हुआ था वो 1 नवंबर की डेट को हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। और इसकी भी डेट है वो 1 नवंबर है, तो आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वो 1 नवंबर 1980 को है, वो राष्ट्रीय उद्यान का है वो दर्जा दिया गया। कब? 1 नवंबर 1980 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल इसका कितना है? तो रणथंभौर नेशनल पार्क के एरिया की बात करें तो 282 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान वन विभाग का लेटेस्ट प्रतिवेदन है 2023-24 का, उसमें इसका जो एरिया दिया हुआ है वो 289 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है। तो दोनों ही आपको ध्यान में रखना है, 289.11 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनुअल जो रिपोर्ट है 2023-24 की, इसमें 289 किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सामान्य तौर पर राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों की अगर बात करें या इससे पहले वाले जो प्रशासनिक प्रतिवेदन इत्यादि है, उसमें 282 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है। और एरिया के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बिगेस्ट। ठीक है, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है और स्थापना के हिसाब से पहला है। दूसरी बात है, इसको बाघ परियोजना का भी दर्जा दिया गया है, यानी कि नेशनल पार्क भी है, टाइगर प्रोजेक्ट भी है, टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो बाघ परियोजना का दर्जा, तो ये राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है 1973-74 में। देखिए, एक टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कैलाश सांखला जी को, जो जोधपुर से संबंध रखते हैं। और कैलाश सांखला के प्रयासों से ही भारत में एक टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, टाइगर परियोजना है वो चलाई गई 1973 में। 1 अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। और सबसे पहले जो आपका जिम कार्बेट जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड वाला, वहाँ से टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। उसके साथ में भारत के 9 अन्य जो आपके टाइगर से संबंधित, जहाँ बाघ जो टाइगर ज़्यादा है वो पाए जाते हैं, उस 9 क्षेत्रों में टाइगर प्रोजेक्ट है वो पहली बार स्टार्ट किया था। तो उसमें राजस्थान का रणथंभौर नेशनल पार्क भी उसके साथ में था। 1973-74 में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। और ये राजस्थान का पहली टाइगर प्रोजेक्ट है, ध्यान में रखना है, राजस्थान की पहली बाघ परियोजना। इसके अलावा इसका मुख्य आकर्षण क्या है? तो मुख्य आकर्षण है टाइगर, इसका बाघ। ठीक है, बाघ इस रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के पास में ही भगवान गणेश जी का मंदिर है, जो 3 आंखों वाले गणेश जी हैं, इसलिए इनको त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहा जाता है। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी काफ़ी बार पूछा जाता है, कहाँ है? इसी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के पास में और रणथंभौर दुर्ग के पास में है। ठीक है, तो प्रमुख अगर बात करें आकर्षण, एक तो है बाघ, इसके अलावा त्रिनेत्र गणेश मंदिर, और भी बहुत से हैं, जैसे कि जोरा भोरा महल इत्यादि, वो सारे रणथंभौर के दुर्ग में हैं। और रणथंभौर के दुर्ग के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो रणथंभौर दुर्ग का प्राचीन नाम हम रण स्तंभपुर के नाम से वो जानते हैं। अबुल फजल ने रणथंभौर को बख्तरबंद की संज्ञा दी है कि इतना विशाल आपके क्या है कि जो वन जंगल इत्यादि उनसे घिरा हुआ है और जकड़ा हुआ है, इसीलिए उन्होंने बख्तरबंद की संज्ञा है वो दी है। ठीक है, तो ये जो बख्तरबंद है ये इसी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की वजह से उनको मेनली बख्तरबंद कहा जाता था। ठीक है, तो मुख्य आकर्षण बाघ, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। इसके अलावा
बात करें तो इसमें बहुत सारे वन्य जीव आपके देखने को मिलते हैं, जहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क का दर्जा दिया हुआ है और बहुत सारे घने जंगल इत्यादि है, तो वहाँ वन्य जीव तो होंगे ही। तो इसमें विशेष तौर पर सबसे ज़्यादा जो वन्य जीव देखने को मिलते हैं, वो कौन से हैं? सांबर हैं, चीतल, नीलगाय, मगरमच्छ, रींछ इत्यादि जो वन्य जीव हैं, वो हमें इसी रणथंभौर नेशनल पार्क में मिलते हैं। देखिए, रणथंभौर जो नेशनल पार्क है, इस रणथंभौर नेशनल पार्क की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि रणथंभौर टाइगर रिज़र्व कहाँ स्थित है, कौन-कौन से ज़िले में है? तो बाघ परियोजना जैसे ही आपसे पूछा जाए, तो उसमें आपका एक सवाई माधोपुर तो आएगा ही, सवाई माधोपुर के साथ में करौली जिला आ जाएगा, बूंदी का कुछ हिस्सा है, ऊपर वाला उत्तरी भाग है, वो आ जाएगा, टोंक है, तो 3-4 जिले हैं, टाइगर प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो नेशनल पार्क की कर रहे हैं। जहाँ आपसे टाइगर रिज़र्व का क्षेत्रफल इत्यादि पूछा जाए, तो वो लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है उसका। लेकिन नेशनल पार्क है, वो 282 या 289 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है। इसकी क्या-क्या विशेषता है, क्या खूबियाँ हैं इनकी? तो देखिए, विशेषता की बात करें तो सबसे पहले तो हमने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ठीक है? इसके अलावा क्या है? राजस्थान का पहला नेशनल पार्क, ठीक है? इसके अलावा ध्यान में रखना है राजस्थान की पहली बाघ परियोजना, ठीक है? और इसको बाघों का घर कहा जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, राजस्थान का पहला नेशनल पार्क है और राजस्थान की पहली बाघ परियोजना और राजस्थान का पहला बाघ संरक्षित या आरक्षित क्षेत्र भी यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है? तो इसके बारे में रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में आपको इतनी चीज़ें हैं वो ध्यान में रखना है। तो कहाँ स्थित है रणथंभौर नेशनल पार्क? सवाई माधोपुर में स्थित है। उपनाम किस नाम से और जाना जाता है? तो इसको भारतीय बाघों का घर कहा जाता है या बाघों का घर कहा जाता है। 1955 में इसको वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया और ये राजस्थान का पहला वन्यजीव अभयारण्य था और पहला ही राष्ट्रीय उद्यान, पहला ही टाइगर प्रोजेक्ट है वो था। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1980 को, ठीक है? क्षेत्रफल 282 या 289 किलोमीटर। बाघ परियोजना 1973-74 में, पहली बाघ परियोजना, मुख्य आकर्षण बाघ और त्रिनेत्र गणेश मंदिर। तो ये बातें ध्यान में रखनी है, सांबर, चीतल, नीलगाय, मगरमच्छ, रींछ इत्यादि यहाँ पर हमें वन्य जीव देखने को वो मिलते हैं। देखिए, ये हम अलग-अलग जो पढ़ेंगे उसमें काफ़ी है वो कुछ सेम भी हमें देखने को मिलेंगे, कुछ अलग भी देखने को मिलेंगे। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आरपीएससी ने रिसेंटली किसी एक परीक्षा में पूछा था इस प्रकार के आपसे मिलान करवाया था कि अलग-अलग जो आपके कंज़र्वेशन रिज़र्व है उनमें कौन से जो वन्य जीव है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो मुख्य रूप से बाघों के लिए ये प्रसिद्ध हैं और भी आपके सांबर, चीतल, नीलगाय, मगरमच्छ इत्यादि जो हमें वन्य जीव है वो देखने को मिलेंगे यहाँ। दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव नेशनल पार्क की बात करें तो केवलादेव नेशनल पार्क ये भरतपुर में स्थित है। इसको घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये पहले क्या हुआ करता था, राजा महाराजाओं का एक शिकार स्थली था, शिकारगाह था, ठीक है? और उसके बाद में राज्य सरकार ने इनको धीरे धीरे एक अभयारण्य के रूप में है वो आपका घोषित किया। और जो सलीम अली जिसको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो सलीम अली पक्षी जो आपके विज्ञानी थे, ठीक है? और पक्षी विज्ञानी होने के नाते उनको पक्षियों के प्रति बहुत ही अगाध प्रेम था। इसी उन्हीं की वजह से उन्होंने यहाँ पर है वो कई बार दौरा किया, भ्रमण किया, केवलादेव जो घना पक्षी विहार है इसमें आए और फिर उन्होंने भारत सरकार से ये गुहार की कि इसको एक पक्षी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरी के रूप में है वो दर्जा दिया जाए। तो उन्हीं के प्रयासों से केवलादेव घना पक्षी जो विहार है, उनको 1971 में
पक्षी अभयारण्य का है वो दर्जा दिया गया और ये भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य माना जाता है और राजस्थान का भी सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है, लेकिन एरिया के हिसाब से नेशनल पार्क की दृष्टि से देखा जाए तो ये राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। पक्षी अभयारण्य में तो सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई पक्षी अभयारण्य नहीं है। लेकिन नेशनल पार्क की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा ये नेशनल पार्क है। ठीक है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे विदेशी जो पर्यटक इत्यादि है, वो हमेशा यहाँ पर देखने को मिलते हैं क्योंकि ये एक गोल्डन ट्रायंगल में है वो आपका अवस्थित है। दिल्ली, आगरा और जयपुर के मध्य आपका अवस्थित होने की वजह से यानी कि आप जयपुर से अगर आगरा की ओर जाएँगे, तो निश्चित रूप से आपको इसी वन्यजीव जो नेशनल पार्क है, इसके पास से ही होकर के गुज़रना पड़ेगा। तो बहुत सारे जो आपके सैलानी इत्यादि हैं, वो इनको देखने के लिए क्योंकि रास्ते में पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इनको ख्याति प्राप्त है। ये रामसर आर्द स्थल की सूचीबद्ध में यानी कि रामसर साइट में भी इसको शामिल किया गया है। नेशनल पार्क का भी दर्जा दिया गया है, पक्षी अभयारण्य का भी दर्जा दिया गया है। इसी के साथ में इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान का एकमात्र नेशनल पार्क है। रामसर साइट में शामिल राजस्थान का एकमात्र नेशनल पार्क है और यहाँ शीतकाल में विदेशी प्रवासी पक्षी भी आते हैं। विशेष रूप से साइबेरियन जो क्रेन है, साइबेरियन सारस है, वो यहाँ पर है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो इनके बारे में अगर बात करें, पहली बात तो है इसको केवलादेव कहा क्यों जाता है? एक बार किसी कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा था कि केवलादेव नेशनल पार्क का नाम केवलादेव है, वो किसके आधार पर पड़ा? विकल्प थे ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी इस प्रकार से। तो केवलादेव है, ये किनको संबोधित है? भगवान शिव जी के लिए ये नाम है वो केवलादेव पड़ा है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर एक भगवान शिव जी का प्राचीन मंदिर है। इस नेशनल पार्क में आप जाएँगे तो 5-6 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद में आपको एक भगवान शिव जी का प्राचीन मंदिर यहाँ देखने को मिलेगा। उसके आगे एक काफ़ी जलाशय भी है और उनमें बहुत सारे कछुए इत्यादि भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो ये जो है आपका भगवान शिव जी का प्राचीन मंदिर होने की वजह से और शिव जी के मंदिर का नाम है वो केवलादेव था। ठीक है? तो इन्हीं के नाम पर इनका जो नाम है वो केवलादेव जो घना पक्षी विहार में है वो कर दिया। घना पक्षी क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर घना का मतलब है आपकी बहुत ही प्रचुरता में, बहुत अधिकता में यहाँ पर पक्षी है वो पाए जाते हैं और घने जंगल पाए जाते हैं। घना पक्षी यानी कि पक्षियों की संख्या बहुत घनी है, बहुत अधिक है, इसलिए इसको घना पक्षी विहार है वो कहा जाता है। ठीक है? तो केवलादेव यानी कि भगवान शिव जी के और यहाँ पर जो शिव जी का मंदिर है उनके बारे में भी वही किंवदंती है जो हमने लोक देवता इत्यादि वाले चैप्टर में, लोक देवियों वाले चैप्टर में है वो डिस्कस की। जो करौली के महावीर जी हैं और भी हमने कुछ जो लोक देवता है उन पर डिस्कस की। ज़्यादातर जो मूर्तियाँ इत्यादि जो प्राप्त हुई है उस संबंध में किंवदंती ये है कि वो जो पर्टिकुलर स्थान था जहाँ पर देवता की जो मूर्ति है वो दबी हुई थी, वहाँ पर गाय है वो आकर के ऑटोमेटिकली है वो दूध है वो वहाँ पर है वो अपना दूध है वो स्रावित कर देती थी। और ये चीज़ें जब सूरजमल के शासनकाल में कहा जाता है किसी ने ये चीज़ देखी तो उसके बाद में उनका पता किया कि यहाँ कुछ विशेष चीज़ है और उसकी खुदाई करने पर कहा जाता है कि एक स्वयंभू शिवलिंग है वो प्राप्त हुआ और उसी शिवलिंग के पास में मंदिर स्थापित करके उनका नाम केवलादेव है वो रख दिया था। ठीक है? तो इनके पीछे की मान्यता ये है। तो ये नाम ध्यान में रखना है आपको। अवस्थिति कहाँ है? तो ये आपकी भरतपुर में है, जयपुर आगरा रोड पर है, ठीक है? उपनाम की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार कहा जाता है। इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग, हेवन ऑफ द बर्ड, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है? और प्रवासी जो पक्षी हैं, ठीक है? प्रवासी पक्षियों की आपकी शरण स्थली भी कहा जाता है और विश्व का सबसे बड़ा पक्षी प्रजनन जो केंद्र है, पक्षी प्रजनन स्थली है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व ये तो हम विशेषता वाली इसमें लिख देंगे यहाँ पर, विश्व की
सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली। तो इनके नाम आपको ध्यान में रखना है। जो केवलादेव जो नाम है, ये भगवान शिव जी के नाम पर है, वो पड़ा है, शिव मंदिर की वजह से पड़ा है इनका नाम केवलादेव। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। पक्षी अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया था? तो इनको पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया था 1971 को। 1971 ईस्वी को पक्षी अभयारण्य का दर्जा किनके प्रयासों से? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया कहाँ किसको कहा जाता है? तो मुंबई के रहने वाले हैं सलीम अली, ठीक है? सलीम अली के प्रयासों से, ठीक है? सलीम अली के प्रयासों से इनको पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया 1971 को। नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? तो 27 अगस्त 1981। 27 अगस्त 1981 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और राजस्थान का ये कौन-सा है? दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का दूसरा नेशनल पार्क है। पहला कौन-सा है? रणथंभौर। रणथंभौर को कब दिया? 1 नवंबर 1980 को और इसको 27 अगस्त 1981 को, ठीक है? तो ये आपका दूसरा नेशनल पार्क है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका एरिया आपसे पूछ लिया जाए तो 28.73 वर्ग किलोमीटर या लगभग 29 वर्ग किलोमीटर भी आपसे दिया हुआ मिल सकता है, क्योंकि 7 के ऊपर वाली है तो राउंड ऑफ करें तो 29 वर्ग किलोमीटर है वो हो जाता है। और इसमें एक आपकी झील भी है, 11 वर्ग किलोमीटर के एरिया में तो ये झील फैली हुई है, ठीक है? 11 वर्ग किलोमीटर में तो झील फैली हुई है, जहाँ बोटिंग इत्यादि की भी सुविधा है वो विशेष रूप से देखी जाती है। ठीक है? तो ये क्षेत्रफल 28 यानी कि 29 वर्ग किलोमीटर के समथिंग इसका है वो एरिया है। रामसर आर्द्र स्थल में इनको है वो सूचीबद्ध किया गया था। कब किया गया? तो 1 अक्टूबर 1981 को। 1981 को रामसर आर्द्र देखिए 27 अगस्त 1981 को तो इसको नेशनल पार्क बना दिया और उसके बाद में 1-2 महीने के बाद में इनको क्या दे दिया? रामसर ने आर्द्र अपनी जो सूची है, रामसर आर्द्र सूची है, उसमें इनको है वो शामिल कर लिया गया था। देखिए, आर्द्र स्थल है, रामसर के आर्द्र जो स्थल है, उसमें ऐसे स्थानों को शामिल किया जाता है, जो मेनली आपका क्या होता है, उसके आस-पास वाला जो एरिया है, वो हमेशा दलदली भूमि से है वो आपका युक्त होता है और दलदली भूमि में हर प्रकार के जो पक्षी इत्यादि है, वो पक्षियों की जो विविधता इत्यादि है, वो देखने को मिलती है और क्षेत्र हमेशा दलदल से युक्त रहता है। तो ऐसे एरिया को है वो रामसर आर्द्र स्थल के रूप में है वो सूचीबद्ध किया जाता है, लिस्टेड किया जाता है, जिसमें राजस्थान का पहला रामसर आर्द्र सूची में सूचीबद्ध जो है, वो कौन-सा है? ये केवलादेव है, ठीक है? राजस्थान का प्रथम आर्द्र स्थल राजस्थान में केवल 2 ही रामसर आर्द्र भूमि में शामिल जो आपके साइट हैं, एक तो केवलादेव घना पक्षी विहार और एक सांभर झील है, ठीक है? जिसमें पहला आपका कौन-सा है? केवलादेव नेशनल पार्क है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेशनल पार्क पूछा जाए तो 27 अगस्त 1981, रामसर आर्द्र भूमि में पूछा जाए तो 1 अक्टूबर 1981 और यूनेस्को ने विश्व धरोहर का भी दर्जा दे दिया था 1981 में। ठीक है? प्राकृतिक हेरिटेज जो साइट है वो कैसी है? नेचुरल है, प्राकृतिक जो साइट है उसके रूप में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा 1985 में दिया। ठीक है? तो ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पक्षी अभयारण्य का दर्जा पूछा जाए तो 1971 में, नेशनल पार्क पूछा जाए तो 27 अगस्त 1981 में और बात करें तो रामसर आर्द्र भूमि पूछी जाए तो 1 अक्टूबर 1981 में
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान पूछा जाए तो 1985 में इसकी आपकी डेट है, वो जो एक्यूरेट है वो नहीं मिल रही है और ना ही आपसे पूछी जाएगी। जो चीज़ें हैं जैसे कि राजस्थान में बाघ परियोजना की है, तो बाघ परियोजना 73-74 है, वही आपसे परीक्षा में है वो पूछा जाता है और ऑफ़िशियल साइट पर भी 73-74 ही लिखा मिलता है। तो जो चीज़ें आपको डेट वाइज़ पूरी एक्यूरेट जो बताई जाती हैं, वो डेट वाइज़ आपको एक्यूरेट ध्यान में रखनी है क्योंकि वहाँ से इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और जो ऑफ़िशियली साइट पर भी नहीं मिलती है, तो वहाँ पर आपको परीक्षा में भी नहीं पूछी जाएगी। इसलिए आपको केवल मोटे तौर पर ये 1985 ही ध्यान में रखना है। इनकी जो डेट है, रामसर आर्द्र स्थल में कब शामिल किया, नेशनल पार्क का जो दर्जा है वो कब प्राप्त हुआ, ये आपको पूरी डेट ध्यान में रखना है। साइबेरियन सारस इस नेशनल पार्क का मुख्य आकर्षण है, ठीक है? तो मुख्य आकर्षण कौन-सा है? साइबेरियन सारस है और ये जो साइबेरियन सारस है, साइबेरिया रूस से है वो आते हैं और बेसिकली किस ऋतु में आते हैं? एक बार जेईई की परीक्षा में ये पूछ लिया गया कि केवलादेव घना पक्षी विहार में साइबेरियन जो सारस है, विदेशी क्रेन है, वो किस ऋतु में यहाँ आते हैं? तो ये शीत ऋतु में यहाँ आते हैं, भ्रमण के लिए आते हैं और शीत ऋतु में यहाँ पर प्रजनन इत्यादि भी करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको एशिया की या विश्व की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली के रूप में वो जाना जाता है। ठीक है? तो साइबेरियन सारस है, वो शीत ऋतु में भ्रमण हेतु आते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? इस प्रकार के आप सारस है वो देख सकते हैं, सारस है, हंस है, बगुले हैं, बहुत सारे जो जीव-जंतु हैं वो देखने को मिलेंगे। सबसे अधिक जो लोगों को आकर्षित करते हैं, वो साइबेरियन सारस हैं। इसके अलावा यहाँ पर हंस भी देखेंगे, पिंटेल्स भी है, प्रोचार टिल्स भी है, कछुआ है, चकवा-चकवी, कोयल, मोर, धनेश, हिरण, उल्लू इत्यादि बहुत सारे जो पक्षी हैं, वन्य जीव इत्यादि है, वो आपको देखने को मिलेंगे। नीलगाय, रोजड़े इत्यादि बहुत से हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रमुख विशेषता की अगर यहाँ पर बात करें, तो ये पहली विशेषता तो है विश्व की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली है, ठीक है? विश्व ना लेकर के यहाँ पर आप एशिया कर लीजिए तो ठीक रहेगा थोड़ा, क्योंकि विश्व में और भी हो सकती है लेकिन एशिया में तो यही है। एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली, इसके अलावा राजस्थान का एकमात्र नेशनल पार्क जो रामसर आर्द्र भूमि वह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। ठीक है? तो ये बातें आप लोग है वो ध्यान में रखेंगे। इनके बारे में थोड़ा-सा क्विकली है वो रिवीजन कर लेते हैं। पहले और भी कुछ फैक्ट्स है वो देख लेते हैं, उसके बाद में हम रिवीजन करेंगे। तो रामसर का जहाँ नाम आया, जैसे हम सांबर झील के बारे में हमने पढ़ा, तो उस समय भी सांबर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं। ठीक है? आपसे काफ़ी बार है वो पूछा जाता है परीक्षा में, राजस्थान में रामसर साइट कितनी है? ठीक है? तो ध्यान में रखना है। राजस्थान के रामसर आर्द्र स्थल कुल कितने हैं? 2 हैं। कौन-कौन से हैं? एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क, जिसको रामसर आर्द्र भूमि में कब डेज़िग्नेट किया गया था? 1 अक्टूबर 1981 को। ठीक है? नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया? 27 अगस्त 1981 को। रामसर आर्द्र स्थली में कब शामिल किया? 1 अक्टूबर 1981 को। ठीक है? और ये साइट विश्व की 230 नंबर की है वो साइट है। ये इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है? और एरिया इसका है वो हमने डिस्कस किया 2873 हेक्टेयर। ये हेक्टेयर में है और हमने वर्ग किलोमीटर देखा, वो वर्ग किलोमीटर ही ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। 28.73 वर्ग किलोमीटर इसका है वो एरिया है। ठीक है? और दूसरा जो रामसर स्थल है वो है सांबर झील है। ठीक है? ये आपकी विश्व की अगर बात करें तो 464 नंबर की रामसर आर्द्र स्थली के रूप में है वो इनको नामित किया है। इसको कब डेज़िग्नेट किया? 23 मार्च 1990 को। 23 मार्च 1990 को
सांबर झील को राजस्थान की एकमात्र झील है जो रामसर आर्द्र स्थली में है वो शामिल है। यहाँ पर भी बहुत सारे जो विदेशी पक्षी इत्यादि है हमें देखने को मिलते हैं इस सांबर में भी, और काफ़ी आस-पास की जो दलदल इलाका है, इसका जो एरिया है टोटल 24,000 हेक्टेयर है, यानी कि 240 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। तो ये आपकी सांभर, और सांभर के बारे में हमने झीलों वाले चैप्टर में डिस्कस है वो किया भी है। तो यहाँ पर देखिए 2 जो किताबें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस केवलादेव नेशनल पार्क से संबंधित, और ये कहीं न कहीं परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, यहाँ से बनती है। एक तो है मार्टिन इवांस की और ठाकुर दिलीप सिंह की पुस्तक है जिसका नाम है भरतपुर बर्ड पैराडाइज़। क्या है? भरतपुर बर्ड पैराडाइज़। ये परीक्षा में एक बार सवाल 2022-23 की किसी परीक्षा में है वो पूछा था कर्मचारी चयन बोर्ड ने कि भरतपुर बर्ड पैराडाइज़ के लेखक कौन है? तो मार्टिन इवांस, और इसके साथ में ठाकुर दलीप सिंह, राजपाल सिंह और जेम्स हैंकॉक, ये इन्होंने मिलकर लिखी है। मुख्य जो राइटर है वो मार्टिन इवांस और दिलीप सिंह, ये 2 नाम आपको ध्यान में रखना है। भरतपुर बर्ड पैराडाइज़। एक पुस्तक है जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर कैलाश सांकला के द्वारा है वो लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम है गार्डन्स ऑफ गॉड, द वाटर बर्ड सेंचुरी एट भरतपुर। तो गार्डन्स ऑफ गॉड जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? भरतपुर के केवलादेव घनापक्षी विहार पर आधारित है। तो ये लिखी है कैलाश सांकला के द्वारा। तो इन दोनों पुस्तकों के बारे में आप लोग है वो ध्यान में रखेंगे कि इनके जो लेखक है वो कौन है। तो यहाँ पर मैं इनको लिख देता हूँ, गार्डन गार्डन्स ऑफ गॉड, ठीक है। द वाटर बर्ड सेंचुरी एट भरतपुर, ये आपको दिख ही रहा होगा, कैलाश सांकला इनके राइटर हैं। और भरतपुर बर्ड पैराडाइज, ठीक है। बर्ड भरतपुर बर्ड पैराडाइज, ये लेखक है मार्टिन इवांस। तो इन पुस्तकों के बारे में ध्यान में रखेंगे। कैलाश सांकला ने टाइगर, इसके अलावा भी बहुत सारी टाइगर पर पुस्तकें हैं वो लिखी हैं। हम कैलाश सांकला पर थोड़ा टाइगर वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे तब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और भी, ठीक है। तो ये रामसर आर्द्र स्थल आप दोनों है वो ध्यान में रखेंगे, राजस्थान के कौन कौन से हैं। और केवलादेव यानी कि ये भरतपुर में स्थित है, इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, घना पक्षी विहार कहा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली है। सलीम अली, जिसको बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उन्हीं के प्रयासों से 1971 को इनको पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद में 27 अगस्त 1981 को इनको नेशनल पार्क का दर्जा है वो प्राप्त हुआ। यह राजस्थान का दूसरा नेशनल पार्क है, रणथंभौर पहला और केवलादेव दूसरा है। 27 अगस्त 1981 को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। उसके बाद में 1 अक्टूबर 1981 को रामसर, जो कि ईरान में है, ठीक है, रामसर आर्द्र स्थली के रूप में इनको है वो दर्जा दिया गया 1 अक्टूबर 1981 को। 1985 को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में इसको है वो शामिल किया। ये फैक्चुअली चीज़ें ध्यान में रखना है। साइबेरियन जो सारस है, इस केवलादेव घना पक्षी विहार का मुख्य आकर्षण है, जो कि शीतकाल में यहाँ भ्रमण के उद्देश्य से आते हैं। और ये आपका राजस्थान का सबसे दूसरा नेशनल पार्क। इसके अलावा ध्यान में रखना है रामसर आर्द्र स्थल और जो आपका यूनेस्को विश्व विरासत सूची है, इन दोनों में ही शामिल होने वाला राजस्थान का एकमात्र नेशनल पार्क है, ठीक है। और ये इनके वन्य जीव इत्यादि भी आप ध्यान में रखेंगे। इनका जो नाम है केवलादेव, वो किस लिए पड़ा है? भगवान शिव जी के प्राचीन मंदिर होने की वजह से। और घना इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि यहाँ पर पक्षी है वो बहुत सारी अधिक संख्या में हमें देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर 500 से अधिक पक्षियों की प्रजाति है। 500 से अधिक पक्षियों की प्रजाति, यानी कि अलग-अलग प्रकार की, अलग-अलग वैरायटी के जो पक्षी है वो 500 से अधिक है। केवल 500 पक्षी नहीं, एक ही पक्षी अधिक संख्या में हो सकते हैं, लेकिन इसमें 500 से अधिक है, वो वेरियस टाइप्स के आपको बर्ड है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे।
आगे राजस्थान के तीसरे नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करते हैं। ये है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। हिल्स इसको इसलिए कहा जाता है, कभी-कभार परीक्षा में मुकुंदरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी दिया जाए, तो भी यही है और मुकुंदरा हिल्स दिया जाए तो भी यही है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल जो पार्क है, वो कहाँ स्थित है? तो मुख्य रूप से तो ये कोटा में स्थित है, लेकिन इसका कुछ एक जो हिस्सा है, वो आपका कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले में भी है। ठीक है? तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की अवस्थिति आपसे पूछ लिया जाए, तो ये तो आपका कोटा का एरिया है, ठीक है? और ये आपका है चित्तौड़ का। चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ वाला जो इलाका है वो है इसमें। तो अवस्थिति आपसे पूछी जाए तो कोटा व चित्तौड़गढ़ जिला। उपनाम इसको दर्रा के नाम से भी जाना जाता है, मुकुंदरा हिल्स या दर्रा नेशनल पार्क, ठीक है? दर्रा। दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। एक दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दर्रा वन्यजीव अभयारण्य है। आपसे पूछ लिया जाए कि दर्रा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आप बताएँगे कोटा और चित्तौड़गढ़। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ है, तो कोटा, चित्तौड़गढ़ बताएँगे। लेकिन वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि दर्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कोटा और चित्तौड़गढ़ सॉरी कोटा और झालावाड़ जिले में है। ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ आपको दर्रा वन्यजीव अभयारण्य कोटा व झालावाड़ जिलों में अवस्थित है। ठीक है? तो दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा जाए कोटा झालावाड़ में, नेशनल पार्क पूछा जाए क्योंकि इसमें जो आपका मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, इसमें दर्रा वन्यजीव अभयारण्य भी इसमें है, वो शामिल है और इसका कुछ वृहद इलाका है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको कब दिया गया था? तो मुकुंदरा हिल्स है, इसको 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और राजस्थान का सबसे लेटेस्ट नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर। कहीं 199 पॉइंट कुछ वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है और लगभग कहीं-कहीं 200 वर्ग किलोमीटर है। नवीनतम जो आपकी प्रशासनिक प्रतिवेदन है उसमें 200 वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ है, तो 200 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दूसरे स्थान का सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा। वैसे सबसे बड़ा कौन-सा है? तो सबसे बड़ा है रणथंभौर जिसका 282 या 289 वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ये मुकुंदरा हिल्स हो जाएगा 200 वर्ग किलोमीटर और तीसरा सबसे बड़ा या सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केवलादेव घना पक्षी विहार हो जाएगा। ठीक है? तो 200 वर्ग किलोमीटर है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता राजस्थान का सबसे नवीन नेशनल पार्क है। सबसे नवीन नेशनल पार्क, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क। ठीक है? और ये जो है, ये आपके गागरोनी जो तोते हैं, इसके लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है वो रहता है और यहाँ पर बाघ भी आपको है वो देखने को मिलता है। राजस्थान का दूसरा जो टाइगर प्रोजेक्ट है, ठीक है? दूसरा तो मेनली जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो सरिस्का में स्थापित किया गया था और ये तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट राजस्थान में रण केवल मुकुंदरा, ठीक है? केवलादेव वैसे घना पक्षी विहार है, पक्षी प्रजनन स्थली है, वो टाइगर रिज़र्व नहीं है, वहाँ टाइगर इत्यादि आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सरिस्का दूसरा टाइगर रिज़र्व है, ठीक है? और उसके बाद में आपका मुकुंदरा जो हिल्स है, वो आ जाता है, ठीक है?
तो अगर आपसे टाइगर रिज़र्व की बात करें, तो टाइगर रिज़र्व आपका कौन से ज़िले में आपसे पूछ लिया जाए कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व किस ज़िले में फैला हुआ है? तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं किसकी नेशनल पार्क की। नेशनल पार्क कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। दर्रा अभयारण्य पूछा जाए तो वो कोटा झालावाड़ बताएँगे और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व आपसे पूछ लिया जाए, मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षित क्षेत्र पूछ लिया जाए, तो वो आपका कोटा में भी है, बूंदी में भी है, झालावाड़ में भी है और चित्तौड़गढ़, इन 4 जिलों में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व आपका फैला हुआ है। ठीक है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। और वन्य जीव इसमें कौन-कौन से देखने को मिलते हैं? बाघ भी देखने को मिलेंगे आपको, चीते हैं, सूअर, घड़ियाल, गागरोनी तोते और अन्य जंगली जीव और पक्षी है वो आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो गागरोनी तोते हैं ये आपको गागरोन भी में झालावाड़ में भी देखने को मिलेंगे और इसमें भी आपको आस-पास में गागरोनी जो तोते हैं ये काफ़ी आपके एंडीजेंड जो कैटेगरी में आपके रखे गए हैं, लुप्तप्राय कैटेगरी में, संकटग्रस्त कैटेगरी में है वो रखे गए हैं, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो बहुत दिनों-दिन कम होती जा रही है। तो ये राजस्थान के आपको मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क के बारे में इनकी जो स्थापना कब हुई, क्षेत्रफल कितना है, मेनली ये बातें ध्यान में रखनी है। और आगे हम इन तीनों का ही एक बार देख लेते हैं क्विकली कि कब क्या स्थापना हुई। एक ही आप जगह सारी जो चीज़ें हैं वो देख पाएँगे। तो देखिए, हमने पहले डिस्कस किया रणथंभौर के बारे में। तो रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में है। राजस्थान का पहला नेशनल पार्क है। 282 या 289 वर्ग किलोमीटर का टोटल एरिया है। मुख्य आकर्षण यहाँ पर बाघ हैं और त्रिनेत्र भगवान गणेश जी का यहाँ मंदिर है। लोकेशन की स्थिति की बात करें तो ये जो है, ये आपका राजस्थान में सवाई माधोपुर है। यहाँ ये आपका रणथंभौर टाइगर रिज़र्व आपको और रणथंभौर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। टाइगर रिज़र्व यहाँ पूछा जाए तो ये धौल सवाई माधोपुर, करौली और इसके अलावा बूंदी का कुछ हिस्सा आ जाएगा इसमें और ये टोंक है, इसमें भी ये आपका टाइगर रिज़र्व है वो फैला हुआ है। तो टाइगर रिज़र्व इतने इलाके में फैला हुआ है और नेशनल पार्क पूछा जाए तो नेशनल पार्क इसमें केवल इसके कुछ इलाके में है, ये तो पूरा हमने कर दिया, पूरे में नहीं है, कुछ ही इलाके में है। आपका 282 वर्ग किलोमीटर होकर के कितना होता है, ठीक है? तो ये आपका पहला। दूसरा हमने देखा कौन-सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, पक्षियों का सुरग घना पक्षी विहार के नाम से 28.73 वर्ग किलोमीटर है। मुख्य आकर्षण यहाँ साइबेरियन सारस है, 1 अक्टूबर 1981 को रामसर आराध्य स्थल में शामिल, 85 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में और 27 अगस्त 1981 को इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया। तीसरा है मुकुंदरा हिल्स जिसको दर्रा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है? ये कोटा वाला इलाका है और यहाँ पर नीचे चित्तौड़गढ़ का जो आपका रावत भाटावाड़ा जो स्थान है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है? मुख्य आकर्षण यहाँ बाघ, चीते, सूअर, घड़ियाल और जंगली जीव, पक्षी पशु-पक्षी देखने को मिलेंगे। 9 जनवरी 2012 को इनको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और राजस्थान का तीसरा टाइगर रिज़र्व है। पहला टाइगर रिज़र्व कौन-सा है? रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा हिल्स, चौथा रामगढ़ विस्तारी, पाँचवाँ धौलपुर करौली जो राजस्थान का सबसे लेटेस्ट टाइगर रिज़र्व है। टाइगर रिज़र्व पर भी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है? तो ये आपके 3 नेशनल पार्क यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं और ये जो दिसंबर 2023 तक का जो डेटा है, राजस्थान वन विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन, उसके अकॉर्डिंग ये आपके दिया हुआ है, ठीक है? तो केवलादेव हमने पढ़ा 27 अगस्त 1981 को नेशनल पार्क 28.73 वर्ग किलोमीटर है। मुकुंदरा हिल्स 9 जनवरी 2012 कोटा चित्तौड़गढ़ 200.43 वर्ग किलोमीटर और रणथंभौर है, ये आपके कहीं-कहीं 282 भी लिखा हुआ मिलता है, तो दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। इन टोटल राजस्थान में जो 3 नेशनल पार्क है, इनका टोटल अगर एरिया काउंट किया जाए, तो वो कितना होता है 518 वर्ग किलोमीटर इसका तीनों का एरिया है वो होता है। और ये राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इस टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना होता है 0.15%। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में नेशनल पार्क का टोटल जो एरिया है, ये राजस्थान के कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत है वो भाग है, राजस्थान में नेशनल पार्क है, वो कितने प्रतिशत एरिया में नेशनल पार्क फैले हुए हैं? तो मात्र 0.15% राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में नेशनल पार्क का है वो
विस्तार है, 518 वर्ग किलोमीटर टोटल इसका एरिया होता है। दूसरी है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान के नेशनल पार्क को एक तो स्थापना तिथि के अनुसार आपको आरोही या अवरोही क्रम में जमाना होता है, और एक आपको उसके एरिया के हिसाब से, यानी कि उसका क्षेत्र कितना है, सबसे बड़ा कौन-सा है, छोटा कौन-सा है, उनको आपको आरोही या अवरोही क्रम में जमाना होता है। ठीक है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये सवाल काफ़ी बार इस प्रकार से वो पूछा जाता है, तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। स्थापना तिथि के अनुसार राजस्थान के नेशनल पार्क का सही क्रम पहले से बाद में। ठीक है? तो पहला कौन-सा है? ट्रिक ध्यान में रखनी है, रण केवल मुकुंदरा। ठीक है? कौन-सा है? रणथंभौर और रणथंभौर, केवलादेव, और तीसरा कौन-सा हो जाएगा? मुकुंदरा हिल्स। ठीक है? तो ये इनका क्या है? क्रम है, आपको ध्यान में रखना है। स्थापना तिथि के अनुसार पहले आपके 1 नंबर पर रणथंभौर, 2 नंबर पर केवलादेव, तीसरे नंबर पर मुकुंदरा हिल्स, जो राजस्थान का सबसे नवीनतम है। ये आपका कब हुआ था? 1 नवंबर 1980, 27 अगस्त 1981, और मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो आपकी 9 जनवरी 2012। ठीक है? तो ये तो स्थापना तिथि के अनुसार। इसके अलावा क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम पूछा जाए तो सबसे बड़ा कौन-सा है? रणथंभौर ही है। रणथंभौर कितना है? 282 या 289 वर्ग किलोमीटर। दूसरा कौन-सा है? मुकुंदरा। ये कितना है? 200। तीसरा केवलादेव। ये कितना है? 28.73। ठीक है? और ये 200.43। तो ये आपको अवरोही क्रम ध्यान में रखना है। यहीं आपसे आरोही क्रम पूछ लिया जाए तो आरोही क्रम में आप पहले केवलादेव रखेंगे, उसके बाद में मुकुंदरा और उसके बाद में रणथंभौर, तो इस प्रकार से आपका आरोही क्रम हो जाएगा। अवरोही का मतलब है पहले बड़ा आएगा और उसके बाद में क्रमागत रूप से वो छोटे आएँगे। ठीक है? तो ये हर अलग-अलग हर फ़ील्ड में आपसे आरोही-अवरोही क्रम है वो पूछा जाता है, तो इनका थोड़ा-सा विशेष रूप से ख़्याल रखें। राजस्थान के कुछ ऐसे नेशनल पार्क हैं, कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो नेशनल पार्क की घोषणा के लिए आपके वो अंडर प्रोसेसिंग में हैं। वैसे आप वाइल्ड लाइफ जो आपका वन्यजीव जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारतीय वन्यजीव संस्थान है देहरादून में, इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आप देखेंगे तो 27 नवंबर 2023 को लास्ट आज दिनांक तक उनकी अपडेट की हुई है, और उनके राष्ट्रीय जो आपके वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के डेटाबेस है, उनके अनुसार राजस्थान में अब तक टोटल 106, सॉरी पूरे देश में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो आपके उनकी लिस्ट में लिस्टेड किए गए हैं। और राजस्थान में टोटल उन्होंने 5 जो नेशनल पार्क है वो मान रखे हैं, और उसमें उन्होंने आपका जो डेज़र्ट नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, उसको भी नेशनल पार्क के रूप में है वो मान रखा है, 106 में वो भी शामिल है। और सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य है, सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट है, उनको भी उन्होंने नेशनल पार्क के रूप में मान रखा है। लेकिन राजस्थान वन विभाग के जो रिपोर्ट इत्यादि है, उनकी अगर बात करें
तो उनके अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट राजस्थान में 3 ही नेशनल पार्क हैं, क्योंकि जो 2 हैं, उसमें जो डेज़र्ट नेशनल पार्क है 1981 को इसको नेशनल पार्क के रूप में मेनली प्राइमरी अधिसूचना है इसकी जारी हुई, फाइनल इनको अधिसूचित है वो नहीं किया गया है। अभी अंडर प्रोसेसिंग में है, इसीलिए इसका नाम भले ही आपको डेज़र्ट नेशनल पार्क मिले, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा अभी तक इनको फाइनली है वो मिला नहीं है। ये आपका अंडर प्रोसेसिंग में है, ठीक है? तो 2 अंडर प्रोसेसिंग नेशनल पार्क की अगर बात करें कौन-कौन से है ध्यान में रखना है। एक तो डेज़र्ट नेशनल पार्क, एक सरिस्का नेशनल पार्क और एक कुंभलगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है? तो ये राजस्थान में 3 जो और नेशनल पार्क नए राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में इन फ्यूचर आपके बन सकते हैं। लेकिन अभी तक 3 नेशनल पार्क है और 3 अंडर प्रोसेसिंग में हैं। वन्य जीव की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उस दृष्टि से आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य डेजर्ट नेशनल पार्क है, ठीक है? और सबसे बड़ा नेशनल पार्क पूछा जाए तो वो रणथंभौर नेशनल पार्क आप है वो बताएंगे। तो डेजर्ट नेशनल पार्क ये जैसलमेर बाड़मेर 2 जिलों में फैला हुआ है। 1981 में इसकी है वो स्थापना हुई थी, मई 1981 में। 3162 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। सरिस्का नेशनल पार्क की बात करें तो ये अलवर में है और 406 वर्ग किलोमीटर के लगभग ये इसका एरिया है। यानी कि इसकी जो बातें चल रही है अभी अंडर प्रोसेसिंग वाली, तो उसमें अगर बना तो लगभग 406 वर्ग किलोमीटर इसका ये एरिया के हिसाब से बड़ा होगा। कुंभलगढ़ नेशनल पार्क पाली, उदयपुर, राजसमंद इन जिलों में है आपका अंडर प्रोसेसिंग में है और 462 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। बंद बारेठा, सरिस्का ए, धौलपुर सेंचुरी, माउंट आबू सेंचुरी और गजनेर ये आपके कुछ वन्यजीव अभयारण्य है जो अंडर प्रोसेसिंग में है। पहले जो आपका प्रशासनिक प्रतिवेदन है राजस्थान के वन विभाग का और 2022-23 वाली जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है उसमें राजस्थान के टोटल 27 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 27 वन्यजीव अभयारण्य है वो बताए गए थे। और जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है वन विभाग का उसमें भी 27 वन्यजीव अभयारण्य बताए गए थे। लेकिन अब की बार उन्होंने 27 से वापस 26 कर दिए और इसको आपका जो सरिस्का ए है इसको किस में डाल दिया है? अंडर प्रोसेसिंग वाले में डाल दिया और पहले वाले में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में डाला हुआ था और उसमें हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा सरिस्का ए को पढ़ते थे। तो हम आगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर डिस्कस करेंगे, इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सरिस्का ए वर्तमान में राजस्थान में क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव है वो नहीं है, अंडर प्रोसेसिंग में है, वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए आपका प्रोसेसिंग में है, प्रक्रियाधीन है, ठीक है? तो बंद बारेठा, भरतपुर का, सरिस्का अलवर, धौलपुर में, माउंट आबू सिरोही में और गजनेर है ये बीकानेर में, ये अंडर प्रोसेसिंग वन्यजीव अभयारण्य है और ये अंडर प्रोसेसिंग 3 राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन-सा नेशनल पार्क राजस्थान में प्रक्रियाधीन है, अंडर प्रोसेसिंग में है? तो ये एक तो आपको कुंभलगढ़, सरिस्का और डेज़र्ट नेशनल पार्क तीनों को ध्यान में रखना है और कौन से नेशनल पार्क है वो फाइनली अप्रूव्ड हैं, तो वो हमने रण केवल मुकुंदरा देखा, ये बात आप लोगों को ध्यान में है वो रखना है, ठीक है? तो फिलहाल के लिए आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट हम राजस्थान के जो टाइगर रिज़र्व है, उन टाइगर रिज़र्व पर हम चर्चा करेंगे। बाघ जो परियोजना है और टाइगर जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है, बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। इन चीज़ों को ज़्यादा डीपली ऐसा कुछ है नहीं, बहुत नॉर्मल जो चीज़ें हैं, तो उनको आपको कुछ फैक्चुअली ज़्यादा हैं, तो उन फैक्ट्स को आपको अच्छे से थोड़ा-सा ध्यान में है वो रखना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। फ़ौरन मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।